स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हमारी 30वीं क्लास है। और 30वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत की प्रमुख वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में और इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक मानचित्र के माध्यम से हम लोग भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को समझेंगे और ऊंचाई के आधार पर भी हम चीजों को देखेंगे। तो बिना देर किए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग भारत की प्रमुख वनस्पति का अध्ययन करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं 2 क्लास में या 3 क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा और उसके बाद भारत का भूगोल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल प्रारंभ करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा भारत की प्रमुख वनस्पतियां और उसके संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कागज पेन उठा लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, समझते हुए चलिएगा और अपनी परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसी मैं आकांक्षा भी रखता हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा भारत की प्रमुख वनस्पतियां भारत के भूगोल के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वह कौन कौन से कारक हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो टॉपिक है भारत में वनस्पति या भारत की वनस्पति। टॉपिक है भारत की वनस्पतियां या भारत की वनस्पति। तो हेडिंग दीजिएंगे हम लोग भारत की वनस्पति। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स बनाने का प्रयास करेंगे, कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वनस्पति को वो कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक तो है नमी, जिसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता, और वर्षा। वर्षा से वनस्पतियां प्रभावित होती हैं, आर्द्रता या वर्षण। दूसरा तापमान से वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, तापमान है। इसके अलावा मृदा है, मिट्टी, विभिन्न प्रकार की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। उच्चावच यानी कि ऊंचाई के आधार पर वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। और फिर मानवीय क्रियाकलाप से भी वनस्पतियां प्रभावित होती हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप, ये वो कारक हैं जिन पर वनस्पतियां निर्भर करती हैं या वनस्पतियां जिनकी वजह से प्रभावित होती हैं। अब वनस्पतियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि वर्षा के आधार पर वनस्पतियां कैसे होती हैं, हम बात करेंगे कि ऊंचाई के आधार पर वनस्पतियां कैसी होती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि भारत में वनस्पतियां कहाँ पर कैसी पाई जाती हैं। तो अगर हम लोग वर्षा के आधार पर बात करें तो जहां सर्वाधिक बारिश होती है, जहां बारिश की मात्रा अधिक होती है, वहां सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं, अर्थात वहां पर साल भर वनस्पतियां हरी भरी रहती हैं। अगर हम वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें, अर्थात वो समय के अनुसार कर दें, तो फिर क्या होगा कि गर्मी के मौसम में वनस्पतियां अपने पत्ते गिरा देंगी, जिससे कि जल की कमी ना हो सके। आप लोगों को मालूम है जो हमारा वाला रीजन है, यहाँ पर गर्मी में, या उत्तर भारत वाला जो रीजन है, यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। और गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण जो हमारा भूमिगत जल है उसका स्तर भी नीचे हो जाता है। साथ में भूमिगत जल स्तर अगर नीचे हो जाएगा तो पत्तियां बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अपने पानी का बहुत लॉस करती हैं। अब वो लॉस रुके कैसे? वो लॉस इसलिए रुकेगा कि अगर पत्तियां ना रहें तो बाष्पोत्सर्जन ही नहीं होगा, और बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी की जो हानि है वो नहीं होगी।
अर्थात भूमिगत जल को बनाए रखने के लिए पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके पर्णपाती वन। ठीक है। तो हम लोग पहले वर्षा के आधार पर ये बात करेंगे कि पौधे कितने प्रकार के हैं, लेकिन वर्षा, सिर्फ अगर वर्षा को ही कंसीडर करें तो वो ऊंचाई के आधार पर भी उसमें परिवर्तन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई को कांस्टेंट रखेंगे, ऊंचाई को स्थिर रखेंगे, और फिर वर्षा के हिसाब से वेरिएशन करेंगे। सेकेंड राउंड में हम वर्षा को स्थिर रखेंगे और फिर ऊंचाई के आधार पर वेरिएशंस करेंगे अपनी वनस्पतियों का। तो अब हम लोग बात करते हैं वर्षा के आधार पर वनस्पति कितने प्रकार की होती हैं। तो हेडिंग दीजिएगा, वर्षा की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले अगर हम विभाजन करें तो वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्षा की मात्रा के आधार पर बात करें हम, ऊंचाई को स्थिर मान लेते हैं। क्या करते हैं, ऊंचाई को ऊंचाई को स्थिर मान लेते, ऊंचाई को स्थिर मान लेते, अर्थात 900 मीटर की मान लेते हैं ऊंचाई। अब हम वर्षा के आधार पर बात करेंगे। ठीक है। एक तरफ लिखेंगे औसत वर्षा, फिर कैसी वनस्पति होगी उसको लिखेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग औसत वर्षा, और दूसरी तरफ लिखेंगे वनस्पति, दूसरी तरफ वनस्पति, और एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे। औसत वर्षा और वनस्पति लोग यहाँ, औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो तो वहां पर कौन सी होता है, वहां पर होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन। ठीक है, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, और अगर औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक हो तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए। अगर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक हो तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसको जरा सही कर लेते हैं हम लोग, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि वहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, पर्णपाती। और बात करते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय
शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। और अगर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, 50 सेंटीमीटर से कम, तो वहां पर क्या पाया जाएगा? मरुस्थल पाया जाएगा। मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति, मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति भाई। ठीक है, अगर ये बात रही हमारी वर्षा के आधार पर, अर्थात अगर हम लोग अ, देखें कि कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, उस आधार पर हम लोगों ने वनस्पति को इस प्रकार से विभाजित कर लिया। अब हम बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर आधार पर वनस्पति का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर वनस्पति का वर्गी, अब ऊंचाई के आधार पर ले रहे हैं अगर हम लोग, तो फिर बारिश को स्थिर मानना पड़ेगा, वर्षा को स्थिर मानना पड़ेगा। और वर्षा को स्थिर अगर हम लोग मानेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ऊंचाई के आधार पर क्यों है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है, जो अंतर आता है, वो वर्षा के आधार पर भी हो रहा है। तो दो चीज एक साथ वेरिएबल नहीं ले सकते, एक ना एक चीज को हमें कांस्टेंट करना पड़ेगा और दूसरी चीज को वेरिएबल करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले देखा ऊंचाई को कांस्टेंट माना 900 मीटर को, अब हम क्या करेंगे, वर्षा को स्थिर मानेंगे और फिर ऊंचाई के हिसाब से किस प्रकार से वनस्पतियां पाई जाती हैं वो देखेंगे। तो इसमें हम लोग वर्षा को स्थिर मानेंगे, वर्षा को हम लोग स्थिर मानेंगे और एक चित्र बनाएंगे। उस चित्र में ही सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऊंचाई अगर जैसे जैसे बढ़ेगी इस प्रकार से कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहां पर टुंड्रा पाया जाता है, वहां पर टेगा पाया जाता है, वहां पर आपका शीतोष्ण वन पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाएगा ये फिर हम लोग ऊंचाई के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो वर्षा हम लोगों ने क्या करा, स्थिर मानी है, वर्षा कांस्टेंट मानी है। अब हम ऊंचाई में परिवर्तन देखेंगे और उस आधार पर वनस्पति किस प्रकार से होंगी उनको देखेंगे। देखते हैं शेप अगर उस टाइप की मिल जाती है तो फिर उस शेप को ले। ये हम लोगों ने ऊंचाई के हिसाब से लिया, इसमें हम थोड़ा सा हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ऊंचाई लिख लेते हैं हम लोग। ये ऊंचाई है आपकी 900 मीटर, 1800 मीटर, 2700 मीटर, 3600 से लेकर 4000, और ऊपर ये 5000।
सबसे नीचे पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंध पर्णपाती उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। फिर है उपोष्ण वन। उसके बाद शीतोष्ण वन। उसके बाद अल्पाइन पर। तो ये अगर हम लोग वर्षा को स्थिर करें तो ऊंचाई के अगर आधार पर देखें तो 900 मीटर तक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि 100 से लेकर 200 मीटर तक के जो पाए जाते हैं, देखिए 100 से 200 मीटर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं उसी प्रकार से। उसके बाद उपोष्ण वन, शीतोष्ण वन, जिनको हम शंकुधारी वन भी कह देते हैं, या टेगा वन, फिर उसके ऊपर उसका वो टुंड्रा वन। तो ये ऊंचाई के आधार पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के वृक्ष होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में इनका वर्गीकरण देखें, भारत में कौन कहाँ पर कैसा पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, फिर उसका हम लोग डिटेल में एक बार पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो इसको आप चित्र को बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत मददगार होगा एक बार समझने के लिए, एक व्यू बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं, भारत की बात करते हैं। उसके लिए आपको भारत के मैप की आवश्यकता पड़ेगी और ये आपका भारत का मैप है। थोड़ा सा मैं इसको बीच में ले लेता हूँ जिससे कि लोग को समझने में आसानी रहे। इसको यहाँ बीच में लिया, इसको मैं, चलिए, ये आपके वनों के बारे में आप अध्ययन करें। मैं कुछ चित्र बनाऊंगा, उन चित्रों को मेरे साथ साथ आप बनाएंगे। साथ एक चित्र, यहाँ पर ये प्रकार की वनस्पतियाँ, उनको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। चित्र आपके लिए बहुत मदद। बेटा चित्र बनाने का भी प्रैक्टिस कीजिए आप, क्योंकि परीक्षाओं में आपके लिए मैप नहीं दे रखा होता है। कई बार आप लोगों को जब लिखते हैं तो आपको मैप बनाने की आवश्यकता होती है। तो मैप आप बनाना सीखिए। जब अपने हाथ से बनाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी, ज़्यादा क्लियर होंगी।
जगह अभी छोड़ूंगा, उसको बाद में एडिट करूंगा या करूंगा, उसका कुछ कारण मालूम पड़ जाए। ये चित्र आप लोगों ने बनाया मेरे साथ। इधर ये जो काले रंग की हम लोगों ने डॉटेड लाइन, ये है आपकी पर्वतीय, पर्वतीय। ये जो आप लोगों का ये वाला बनाया, ये है मरुस्थलीय वनस्पति। ये क्या है? मरुस्थलीय वनस्पति। जो हरे रंग का बना रखा है, ये सदाबहार वनस्पति। ये भी सदाबहार वनस्पति है। ठीक है।
जो बीच में पीले पीले डॉटेड लाइन की है, उष्ण कटिबंध कटिबंध पर्णपाती वन। पाती वन। और ये जो लाल वाली है इसको कहता है मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति। इस चित्र को बना लीजिए। और भारत के किस हिस्से में कौन सी वनस्पति पाई जाती, ये इसका एक विस्तृत चित्र हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। ठीक है। तो ये आप लोग बनाइए। अब हम लोग एक एक कर इन वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक वनस्पति को लिखेंगे, समझेंगे। तो अब कौन सी वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, और कौन से मुख्य वृक्ष हैं, इन तीन कैटेगरी के अंतर्गत बांटते हुए हम चीजों का अध्ययन करें। तो एक एक कर अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी वनस्पतियों के बारे में, और उसके बारे में नोट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। और मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाइएगा, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। इस चित्र को जरूर बना लीजिएगा। ये चित्र आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। अगर हम कोई ये पूछे कि कौन सी वनस्पति का भारत में सर्वाधिक प्रसार है, सर्वाधिक पाई जाती है, तो वह है आपकी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती का जो विस्तार है, ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक वनस्पति के। पहले बात करेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंध सदाबहार वनस्पति के हम लोगों ने देखा कि कहाँ पर वर्षा है, क्षेत्रों में ये पाई जाती है। यह वनस्पति, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है, या इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। इन स्थानों पर वर्षा कितनी होगी? वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ पर यह पाई जाएगी। ठीक है। अगर हम तापमान की बात करें, वहाँ तापमान कैसा होना चाहिए? तो तापमान वर्ष भर उच्च रहना चाहिए, हाई टेम्परेचर, वर्ष भर। कौन कौन से क्षेत्र हैं अगर हम बात की जाए, तो देखिए क्षेत्र में भी आप लोग कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक तो पश्चिमी ढाल है, एक उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, एक अंडमान निकोबार है। इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो लिखेंगे अगर क्षेत्र की बात करें,
पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, पश्चिमी ढालों पर। दूसरा कहाँ पर? उत्तर पूर्वी हिमालय में, लोगों को देखा भी उत्तर पूर्व और निकोबार द्वीप समूह में। या अगर हम विशेषताओं की बात करें कि विशेषताएं कौन सी हैं, विशेषताओं की, तो इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती, पाई जाती। अत्यधिक आर्द्रता के कारण जो वृक्ष है वो सदा हरे भरे और सघन रहते हैं। आर्द्रता के सदा हरे सघन, हरे भरे सघन। अब ये क्या होते हैं? काफी ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई 30 से लेकर 60 मीटर तक होती है। इनकी लकड़ी जो होती है वो कठोर होती है। इसलिए बहुत ज्यादा इसका आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती, ये जलाने की आती है। वृक्षों की औसत ऊंचाई, वृक्षों की औसत ऊंचाई वृक्षों की औसत ऊंचाई कितनी होती है बेटा? 30 से लेकर 60 मीटर, से 60 मीटर तक। इन वनों की लकड़ी कैसी होती है? अत्यधिक कठोर होती है और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इन वनों की इन वनों अत्यधिक कठोर होने कठोर हो- आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं।
होती है। फिर क्या होती है, ये लकड़ी जलाने के जलाने के काम आती जला काम आती जलाने के काम आती। ठीक है। अब प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं? प्रमुख वनस्पति कौन सी वनस्पतियां प्रमुख होती? रबड़, वुड, रोजवुड, आयरन वुड, बांस, सिनकोना आदि। कुछ वनस्पतियां रहीं जो प्रमुख वनस्पतियां हैं। आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज थोड़ी क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, और आगे पढ़ने के क्रम में समझने का प्रयास करेंगे भारत की प्रमुख वनस्पतियों को। ठीक है बेटा? तो कल मिलते हैं हम लोग, इससे आगे का अभी बहुत सारी इसमें चैप्टर टॉपिक्स रह गए हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कल मिलते हैं आप लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।